हेलो एवरीवन, आई एम आस्था चौधरी एंड वेलकम टू राउज एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट में की जजेस की संख्या में वृद्धि के बारे में। सुप्रीम कोर्ट में जो है जजेस की संख्या अब 34 से 38 हो चुकी है और इसी विषय में जो है लोकसभा ने इसे बिल पारित कर दिया है। तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि ये कैसे होता है। तो सुप्रीम कोर्ट की जजों की संख्या में वृद्धि जो है हो गई है। तो पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट बिल 2026 पारित किया है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट एक्ट 1956 में संशोधन हुआ है, जब जो है संख्या 33 थी, अब कितनी हो गई है, अब संख्या जो है 37 हो चुकी है। याद रखेंगे, एक्सक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस सहित जो है संख्या 38 हो जाती है। याद रखना है हमको 37 + 1, ये जो है अभी की स्ट्रेंथ है। ठीक, अब हमें जो है ये याद रखना है कि सैंक्शनड स्ट्रेंथ है इज़ नॉट इक्वल टू वर्किंग स्ट्रेंथ। हो सकता है कुछ वैकेंसी भी हो। सैंक्शन की बात करें, कितने जो है जजेस को अभी सैंक्शन किया गया है, तो 38 जो है सैंक्शन किया गया है। कि हम याद रखेंगे, हो सकता है कुछ वैकेंसी भी हो, लेकिन अभी की अगर चर्चा करें हम, तो पूरे जो है अभी प्रीवियस हमने टाइम में देखा था 5 जजेस की इसमें और नियुक्ति हुई है, नए जजेस की। तो अब पूरे के पूरे जो है 38 हमको यहाँ पे जजेस देखने को मिलते हैं। ओके, तो बिल बनने से पहले ये हुआ था 5 मई 2026 को, याद रखेंगे 5 मई 2026 को यूनियन कैबिनेट ने जजेस की संख्या बढ़ाने की मंजूरी दी थी। याद रखना है हमको, मंजूरी दी, उसके बाद एक ऑर्डिनेंस पारित हुआ। ठीक है, तो 16 मई 2026 को एक ऑर्डिनेंस पारित हुआ। पार्लियामेंट का सेशन नहीं चल रहा था, इसीलिए प्रेसिडेंट ने आर्टिकल 123 की पावर्स का यूज़ करते हुए सुप्रीम कोर्ट के नंबर जो है, उनके जजेस का नंबर, उसको बढ़ा दिया। मतलब कि 2026 में जो है उसने क्या किया, उन्होंने जो है एक ऑर्डिनेंस को पारित किया। तो देखिए, ऑर्डिनेंस पारित होता है आर्टिकल 123 के तहत। कौन पारित करता है, तो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट को अधिकार है, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अधिकार है। अब लेकिन करवाता कौन है ये, तो जो यूनियन कैबिनेट है वो सबसे पहले जो है इनको एड एंड एडवाइस करती है, उसके बाद ये जो ऑर्डिनेंस जारी करते हैं। कब हो सकता है ऑर्डिनेंस जारी, तो ऑर्डिनेंस का जो जारी हो सकता है उसका जो टाइमिंग होती है, जब पार्लियामेंट अपने कोई भी सेशन में ना हो, कोई भी सत्र में ना हो, जब पार्लियामेंट अपना काम नहीं कर रही है, तब जो है इसमें आप ऑर्डिनेंस पारित कर सकते हैं। याद रखिएगा, ऑर्डिनेंस का मतलब होता है एक टेम्परेरी लॉ, एक ऐसा कानून जो बहुत ही कम अवधि के लिए आया हो। ठीक है, लेकिन जो है वो कब आया होता है, जब बहुत इमरजेंसी सिचुएशन हो, जब हमें किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा कोई कानून की ज़रूरत हो, क्योंकि पार्लियामेंट का काम है कानून बनाने का, अब वो तो सेशन में है नहीं। तो इसीलिए जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 123 प्रेसिडेंट को ये पावर दी है कि ऐसे समय पर आप अपनी शक्तियों का यूज़ करें और उस टाइम पर कोई ऐसा कानून आप पारित कर सकते हैं, लेकिन वो परमानेंट नहीं होगा, वो टेम्परेरी होगा। अब होता ये है, जैसे उन्होंने कानून ये पारित ऑर्डिनेंस लागू कर दिया, उसके बाद 6 सप्ताह के भीतर जब अगला सेशन होगा पार्लियामेंट का, वहाँ पर उसको फिर से वही बिल लाया जाता है और उसके बाद जो लोकसभा है और राज्यसभा है उसको पारित करते हैं। तो अभी जो हम सिचुएशन की बात करें, ऑर्डिनेंस में जो है, ऑर्डिनेंस आने के बाद सारे काम हो चुके थे, सैंक्शन हो चुकी जजेस की संख्या, लेकिन अब जो है उसको फिर से लाया गया है लोकसभा में और अब जो है वो पारित हो चुका है। ठीक है, ये हमने देखा। तो मॉनसून सेशन है 2026 का भी हम देखते हैं, 3 सेशन होते हैं, बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन। तो अभी जो चल रहा है वो चल रहा है मॉनसून सेशन। ऑर्डिनेंस की जगह बिल लाया गया और लोकसभा और राज्यसभा से पारित होने के बाद यह कानून बनने की प्रक्रिया में आगे बढ़ा। अब सिर्फ यहाँ पर हमारी द्रौपदी मुर्मू जी के जो है, राष्ट्रपति जी के सिग्नेचर होने बाकी हैं, उसके बाद ये बिल जो है कानून का रूप ले लेगा। दोनों सदन से ही पास हो चुका है। ठीक है, तो ये आसानी से अब जो है कानून बन सकता है। तो ऑर्डिनेंस क्या होता है, आई होप आपको समझ में आया हो। ऑर्डिनेंस अस्थायी कानून होता है, एक टेम्पररी लॉ होता है। पार्लियामेंट के सेशन शुरू होने के बाद 6 सप्ताह के भीतर उसे बिल के रूप में पारित करना आवश्यक होता है। याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि जब ऑर्डिनेंस आया उसके 6 सप्ताह के भीतर, जैसे ही कोई अगला जो सत्र होगा पार्लियामेंट का, उसके जो है 6 सप्ताह के भीतर उसको पारित करना होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, देखिए इसकी आवश्यकता पड़ी क्यों, जुडिशियल पेंडेंसी, लंबित मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हम देखते हैं कि हमारे सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही 98,000 से ज़्यादा जो है केसेस अभी लंबित है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में। ऐसे में हमको जो जजेस, हमें जो वर्किंग स्ट्रेंथ है उसकी बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ताकि जो है जजेस और अच्छी तरह से काम कर पाएँ और हमारे जो केसेस हैं जल्दी से हमें न्याय मिल पाए। तो मामलों के निपटारे में देरी, एक तो ये रीज़न था। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के मामलों में लंबा इंतज़ार करना पड़ता था। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच वो होती है जहाँ पर मिनिमम 5 जो है
सुप्रीम कोर्ट के जज बैठते हैं और जब भी कॉन्स्टिट्यूशन कोई व्याख्या करने का ऐसा मामला आता है जहाँ पर हमें कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन करना हो, वहाँ पर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बिठाई जाती है। ठीक है, अब जजेस की जब कमी है तो ऐसे में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के मामलों में हमें लंबा इंतजार करना पड़ता है। ठीक है, अब जैसे फंडामेंटल राइट वर्सेस डीपीएसपी का कोई मामला आ गया, ठीक, या फिर कोई ऐसे मामले आ गए जहाँ पर कोई भी मतलब कोई भी ऐसे बेसिक स्ट्रक्चर की बात हो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, तो ऐसे मामलों में फिर हमें इंतजार करना पड़ता था। उसके अलावा नागरिकों के एक्सेस टू जस्टिस पर ही प्रभाव पड़ता था। ठीक है, स्पीडी जस्टिस जो है, स्पीडी ट्रायल, स्पीडी जस्टिस जो है हमारा फंडामेंटल राइट है, तो एक्सेस जो है जस्टिस पर बहुत ज़्यादा हमें इंतजार करना पड़ता था। इसीलिए जो इन सबको मद्देनज़र रखते हुए संख्या बढ़ाई गई है। अब क्या है भाई, पेंडेंसी कम होना, न्याय प्रक्रिया को तेज करना और न्यायपालिका की जो कार्य क्षमता है उसको और बढ़ाना, सुप्रीम कोर्ट की कार्य क्षमता को और बढ़ाना, याद रखेंगे। ओके, संविधान इस विषय में क्या कहता है? जब हम बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ जो सुप्रीम कोर्ट के जज की जो स्ट्रेंथ है, उस विषय में लिखा हुआ है आर्टिकल 124 क्लॉज 1 में क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का इसमें प्रावधान है और पार्लियामेंट कानून बनाकर क्या बताएगा, जजेस की संख्या बढ़ाने या घटाने का अधिकार किसको है? पार्लियामेंट को है। ये चीज़ हमें याद रखनी है। याद रखें 1950 में कितनी थी? 8 थी। उसके बाद संशोधन हुआ 56 में 34, उसके बाद जो है अभी 2026 हम देखते हैं 38 हमें संख्या देखने को मिलती है, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो प्रारंभिक हमने देखा कितनी थी? प्रारंभिक जब आया है संविधान में तो लिखा हुआ है 1+7, है ना, तो मतलब 1 अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए, 7 जो अदर जजेस जो उनकी मदद करते हैं काम में, एक तो वो हो गए। याद रखेंगे समय समय पार्लियामेंट ने आवश्यकता अनुसार जजेस की संख्या बढ़ाई है, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं 2026 में। ओके, अब जजेस की नियुक्ति कैसे होती है? तो जजेस की नियुक्ति करने के लिए जो है हमारे यहाँ पर कॉलेजियम सिस्टम का जो है प्रावधान है। ठीक है, कन्वेंशन ने यही चलाया है। तो रिकमेंडेशन जो देते हैं वो होता है कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अदर जो 4 जजेस हैं वो इसके मेंबर होते हैं। कॉलेजियम सिस्टम को ऐसे समझिए जैसे कि अगर मान लीजिए आपके पास जो है किसी भी जज को हमको अपॉइंट करना है, तो उसके रिकमेंडेशन कुछ मेंबर्स देते हैं। उनमें कौन होता है? एक पूरा का पूरा निर्वाचक मंडल की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। उसमें होते एक चीफ जस्टिस जो उसके हेड होते हैं और बाकी 4 सीनियर मोस्ट जजेस जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के हैं वो होते हैं। अब ये सभी मिलकर एक नाम या फिर जितने भी जजेस अपॉइंट करने हैं उनका रिकमेंडेशन देते हैं। फाइनल तो यही करते हैं, रिकमेंडेशन देते हैं पूरे बाकी जो सदस्य हैं कॉलेजियम के, उनसे बात करते हैं। उसके बाद नाम जाता है कैबिनेट के पास। कैबिनेट में भी जो यूनियन लॉ मिनिस्टर होते हैं उनके पास नाम जाएगा। उसके बाद वो देते हैं अपनी जो कैबिनेट है जो इनको पीएम हेड करते हैं, प्राइम मिनिस्टर के पास नाम जाएगा। उसके बाद वो अप्रूव करने के बाद फिर वो एड एंड एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को। ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद एड एंड एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को, तो अंडर आर्टिकल 124 फिर अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, तो आपने इसमें क्या समझा कि अपॉइंटमेंट तो प्रेसिडेंट ही कर रहे हैं, लेकिन इनको एड एंड एडवाइस कौन कर रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर और उनकी जो मंत्री परिषद है वो कर रहे हैं। और कहाँ से आ रहा है वो नाम कि किसी एक जज को अपॉइंट करना है? तो वो आ रहा है कॉलेजियम सिस्टम से। याद रखिएगा, यहाँ पर होते हैं 1+4। ठीक है, 1+4 मेंबर होते हैं, जिसमें जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वो इसके चेयरमैन होते हैं। ठीक है, तो वो नाम रेकमेंड करेंगे। अब रिटायरमेंट की एज देखिए, 65 की रिटायरमेंट की एज है। ठीक है, पार्लियामेंट केवल जजेस की संख्या तय करती है, नियुक्ति जो है प्रेसिडेंट द्वारा कॉलेजियम सिस्टम की सिफारिश पर की जाती है। ओके, अब मनी बिल का विवाद आया है यहाँ पर, तो आपको ये समझना ज़रूरी है। देखिए, जो भी पार्लियामेंट में बिल पास करना होता है उसमें अलग अलग बिल्स होते हैं। फाइनेंशियल बिल होता है, मनी बिल होता है, ऑर्डिनरी बिल होता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल होता है। अब सबके विषय में अलग अलग प्रावधान है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, ऑर्डिनरी बिल अगर आता है किसी भी विषय को लेकर, जैसे कि राइट टू एजुकेशन आ गया। ठीक है, अगर कोई एजुकेशन से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ऐसे कुछ मामले इसमें कोई बिल आते हैं तो फिर लोकसभा में बात होती है या राज्यसभा में बात होती है, दोनों सदन में पारित होता है, उसके बाद प्रेसिडेंट सिग्नेचर करते हैं, तब जाके वो पूरा कानून बन पाता है। लेकिन मनी बिल में जो है थोड़ी सी इम्यूनिटी प्राप्त है, थोड़ी सी ज़्यादा पावर प्राप्त है, किसको? लोकसभा को। ठीक है, तो होता ये है मनी बिल के विषय में कि अगर मनी बिल आपने किसी को भी मतलब स्पीकर और जो लोकसभा है उन्होंने किसी बिल को कह दिया कि ये मनी बिल होगा, तो अब ये होगा कि इसकी जो पूरी पावर है 99% जो पावर है लोकसभा के पास आ जाती है। राज्यसभा के पास जो है पावर नहीं है इस पर, ना इसको मना कर सकते हैं और ना ही इस पर जो है इसको बैकलॉग अपने पास रख सकते हैं। इसको क्या है, इनको 14 दिन के अंतर्गत इसमें बस छोटे मोटे जो है परामर्श देकर इसको पारित करना होता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा।
ओके। अब देखिए तो इस बिल को मनी बिल के रूप में पारित क्यों किया गया है? देखा जाए तो ये मनी बिल जो है इसके रूप में पारित इसलिए किया गया ताकि जो है इसमें कोई हर्डल ना हो, कि जल्दी से पास हो जाए। लोकसभा में क्योंकि मेजॉरिटी है सरकार की और सरकार ने ही ये पूरा का पूरा ऑर्डिनेंस लेकर आई थी, बिल लेकर आई थी, तो इसलिए वो चाहती है कि राज्यसभा में जाके और डिले ना हो। ठीक है, तो विपक्ष जो है, विवाद ये है कि विपक्ष का तर्क है कि जो जजेस की संख्या बढ़ाना केवल फाइनेंशियल मैटर नहीं है, इसलिए इसे ऑर्डिनरी बिल के रूप में लाया जाना चाहिए था। ठीक है, मनी बिल क्या होता है? मनी बिल तो हम पहले ये देख लेते हैं, मनी बिल जो है क्या होता है, उसके बाद आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। ओके, देखिए मनी बिल जो है इसमें टैक्स से रिलेटेड चीज़ें होती है, सरकार की, गवर्नमेंट की बोरिंग्स होती हैं, ठीक है, और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसे हम सरकार का बैंक अकाउंट कहते हैं, उससे जुड़े हुए मामले होते हैं। ठीक है, तो मतलब पैसों, मनी से रिलेटेड मामले होते हैं। ऐसा कोई भी बिल आता है तब जाकर जो है उससे हम बोलते हैं मनी बिल है। लेकिन यहाँ पर कहा गया कि जो विपक्ष है उसका ये तर्क है कि फाइनेंशियल मैटर ही नहीं है ये। फाइनेंशियल मैटर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब जजेस आएंगे, उनका अपॉइंटमेंट होगा, तो उनको पैसे भी देने होंगे। सैलरी कहाँ से जाएगी? तो कंसोलिडेटेड फंड से जाएगी। तो ये कहता है कि बाकी और भी तो मैटर है, स्ट्रेंथ हम बढ़ा रहे हैं, तो ऑर्डिनरी बिल में आपने क्यों नहीं लेकर आए उसको, ये उनका तर्क है। अब ये जो है महत्वपूर्ण इसलिए है कि राज्यसभा उसे अस्वीकार नहीं कर सकती है अगर मनी बिल आप लेकर आए हैं, तो केवल रिकमेंडेशन दे सकती है और अंतिम निर्णय जो है वो लोकसभा का ही होता है। तो ये जो है पूरा विवाद चल रहा है। ठीक है, यह बिल का सबसे बड़ा वैधानिक विवाद, संवैधानिक जो है ये विवाद है, ये हमें याद रखना है। सरकार ने कहा है, विवाद जो है विपक्ष का ये है कि आप उसको ऑर्डिनरी बिल भी तो ला सकते थे, और ये जो कह रही है हमारी गवर्नमेंट का ये कहना है कि वो मनी बिल इसलिए है क्योंकि वहाँ पर जो है सैलरीज उनकी कंसोलिडेटेड फंड से जा रही है। तो ये चीज़ जो है हमें याद रखनी है। याद रखिएगा, जो मनी बिल है आर्टिकल 110 में जो है आता है। ठीक है, चलो अब हम एनालिसिस करते हैं। केवल जजेस की संख्या बढ़ाने से समस्या पूरी नहीं समाप्त होगी। इसके लिए क्या चीज़ें आवश्यक है? हाई कोर्ट में रिक्त पद भरना। ठीक है, अब हमने देखा कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में जो है बहुत सारे मामले लंबित है, लगभग 96 से 98,000। तो क्या इससे ही कोई समस्या सॉल्व हो जाएगी? क्या नहीं होगी। इसके अलावा भी जो हमारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उसमें भी करना होगा, और बाकी जो है हाई कोर्ट को जो है उसमें रिक्त पदों की भर्ती करनी होगी। जो सबऑर्डिनेट जुडिशरी है उसको मजबूत करना होगा, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया। ठीक है, डिजिटल कोर्ट एवं ई कोर्ट जो है इसकी स्थापना हमको करनी होगी और अच्छे से इम्प्लीमेंट करना होगा। जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना होगा, और अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन ADR को जो बढ़ावा देना होगा, जैसे कि PIL हो गए। ठीक है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये कहता है कि इन सभी पर हमको काम करना होगा, तब जाके जो इतने सारे जो हमें केसेस पेंडिंग दिखते हैं उनका निपटान हो सकता है और जस्टिस लोगों तक बहुत जल्दी पहुंच सकता है। ठीक है, जजेस की संख्या बढ़ाना न्यायपालिका को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम तो है ही, तो ताकि जो है न्याय सुनिश्चित हो पाए। लेकिन पूरा न्याय सुनिश्चित होने के लिए हमको पूरे जुडिशियल रिफॉर्म को जो है और अच्छे से इम्प्लीमेंट करना होगा। चलिए आगे देखते हैं बारी अभ्यास प्रश्न की। तो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुप्रीम कोर्ट के नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट 2026 के संदर्भ में सही है? ऑप्शन देख सकते हैं आप। जजेस की संख्या बढ़ाने के लिए संविधान संशोधन आवश्यक था, पार्लियामेंट के सेशन न होने कारण इसे पहले आर्टिकल 123 के तहत ऑर्डिनेंस जारी किया गया, जिसके बाद में बिल के रूप में पार्लियामेंट में पारित किया गया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की संख्या प्रेसिडेंट अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से निर्धारित करते हैं। जजेस की नियुक्ति पार्लियामेंट द्वारा की जाती है। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है आप अपने कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और बने रहिए राउज अकेडमी के साथ। थैंक यू।